आयुध की खास सीरीज अभ्युदय, जिसमें हम मिला रहे हैं आपको मध्य प्रदेश के युवा नेताओं के साथ, युवा शख्सियतों के साथ। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिलाष पांडे, जो कि वर्तमान में भारतीय रेल के रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं और इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और न जाने कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिलाष भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया आयुध में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज में हम राजनीति के कोई प्रश्न नहीं करेंगे, जहाँ लगेगा थोड़ा बहुत वहाँ उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हम इसी चीज़ से करेंगे कि वर्तमान में आपके पास रेलवे बोर्ड के सदस्य का जो पद है, दायित्व है, उसका आप निर्वहन कर रहे हैं। और इसमें भी हम देख रहे हैं जोश और ऊर्जा उसी तरीके की है जिस तरीके से युवा मोर्चा के टाइम पे कभी भी देखते हैं, कभी रीवा रेलवे स्टेशन, कभी गंजवासुदा, कभी भोपाल, कभी जबलपुर रेलवे स्टेशन पे लगातार निरीक्षण हो रहे हैं। क्या है ये दायित्व और इसमें किस तरीके की जिम्मेदारियों का निर्वहन आप करते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप से जो मुझे काम मिला है, हम सब लोग पैसेंजर एमिनिटीज को लेके काम करते हैं। यात्री सुविधाओं की अच्छी और व्यवस्था रेलवे के अंतर्गत हो। हालांकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में जिस तरह से रेलवे लगातार अपनी एमिनिटीज को बढ़ा रहा है, यात्री सुविधाओं के विषय में रेलवे जो काम कर रहा है, वो निश्चित तौर पर आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इससे पहले और वर्तमान समय में एक ड्रास्टिक चेंज रेलवे के अंतर्गत आया है। बिल्कुल, चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स के एंट्रेंस और बाकी सारी उनकी सुविधाएं हो, चाहे एस्केलेटर्स हों, लिफ्ट हों और ट्रेन के अंदर की सुविधाएं हों, ये सारी चीज़ों को लेकर हम सब लोग काम करते हैं। और पूरे देश भर में इस नाते मेरा प्रवास भी रहता है और हम जाते हैं, स्टेशंस का निरीक्षण करते हैं, यात्रियों से बात करते हैं। यदि कोई कमियां खामियां मिलती हैं तो हमारी बोर्ड की मीटिंग में या डीआरएम या जनरल मैनेजर्स को जो उचित दिशा निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। और इन सारे विषयों के दृष्टि से भी मेरा प्रवास चलता रहता है। कुल मिलाकर जो काम पार्टी ने दिया है उस काम को पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ करता हूँ। कितना अंतर है, क्योंकि आप एक ऐसी विंग से निकल के गए हैं जो हमेशा जोश और स्फूर्ति के साथ सड़कों पे बात हो या सदन में बात हो, हर जगह पे अपनी बात पूरे जोश के साथ रखती थी। लेकिन अब जब इस तरीके के हम जिम्मेदारियों वाले दायित्व पे हैं, जो कहा जाता है कि भारतीय रेल जो सबसे ज़्यादा रोजगार देश में देती है, उसके एक बोर्ड के नाते तो कितना अंतर देख रहे हैं युवा मोर्चा की जिम्मेदारियों के बाद सीधे पद को सुशोभित करते हुए? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्व को कि आपने मुझे अवसर दिया है। और निश्चित तौर पर व्यक्ति वही होता है, लेकिन जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और हर जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग ही हमको अपना व्यवहार और अपना आचरण बदलना पड़ता है। अभी तक यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मैंने काम किया और मैं शुरू से ही लगभग 20 साल से, चाहे छात्र राजनीति हो चाहे युवा राजनीति, उसमें मैं वर्किंग कर रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो रेलवे बोर्ड के रूप से अभी जो मुझे काम मिला है, तो मैं उसे भी पूरी बखूबी ईमानदारी के साथ और ये प्रयास करता हूँ कि कभी भी संगठन ने यदि कोई दायित्व दिया है, वरिष्ठों ने यदि कुछ सोचकर ही मेरे दायित्व को निर्धारित किया है, तो मैं उनकी जो कसौटी है उस पर खरा उतरूं, यही मेरा हमेशा काम रहता है और मैं इसी दिशा पे प्रयास। मध्य प्रदेश के युवाओं ने आपको एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे देखा है, प्रदेश महामंत्री के तौर पे देखा है, उसके पहले उपाध्यक्ष के तौर पे देखा है युवा मोर्चा में, और उसके भी पहले हम बात करें तो एबीवीपी के महत्वपूर्ण दायित्व, जिनमें प्रांत मंत्री, आप लगातार 3 बार प्रांत मंत्री रहे हैं। तो कैसे ये पूरा एक सफ़र शुरू हुआ? इसके पहले की क्या कहानी रही है? कैसे स्कूल लाइफ क्या थी? कब लगा कि अब हमें से जुड़ना चाहिए, छात्र राजनीति में सक्रिय होना चाहिए? उसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मैं छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, तो घर में हमेशा पढ़ाई का वातावरण तो बना ही रहता था और संस्कार दिए जाते थे। तो मैं जब अपने 8th की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जब जबलपुर पढ़ने के लिए पहुंचा, तब मैंने 9th, 10th, 11th, 12th की जब पढ़ाई की, स्कूलिंग की, और पिताजी का, माताजी का हमेशा ये कहना रहता था,
मैं और मेरा बड़े भाई दोनों जबलपुर में जब पढ़ने के लिए आए, तो मुझे ध्यान है कि हम अपने हाथ से ही खाना बनाया करते थे और जो भी सारे काम होते थे अपने हाथ से ही करने पड़ते थे। तो लेकिन जब फिर पढ़ते पढ़ते पिताजी हमेशा कहते थे कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब मैं कॉलेज में जब मैंने प्रवेश किया, तब मैं एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर था और एक बड़ी संख्या में यूथ मेरे साथ था। लगभग हम 400-500 लोगों की हमारी टीम हुआ करती थी। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चुनाव हुआ करते थे कैंपस में। तब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जानता भी नहीं था, ना एनएसयूआई क्या है या कोई भी संगठन क्या है हम लोगों का कोई, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं था। तो इसलिए फिर मैं जब काम करता था तो मेरे पास एक बड़ा मॉब था। तो सभी को संगठन वालों को जो लगा और उनकी दृष्टि जो पड़ी, तब हमारे आदरणीय बीडी शर्मा जी वहाँ संगठन मंत्री हुआ करते थे, महाकौशल के जबलपुर में। तब मैं खालसा कॉलेज का स्टूडेंट था और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करता था। तो उस समय फिर वो संपर्क में आया और संपर्क में आए तो आ गया संपर्क में जो वाली स्थिति है, और निरंतर चलते गए, प्रवास करते गए, संगठन को समझने का अवसर मिलता गया। फिर मुझे महानगर का सह मंत्री बनाया, फिर विश्वविद्यालय का संयोजक बनाया, फिर मुझे प्रदेश का सह मंत्री बनाया। 2 बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डूसू इलेक्शन है, उसमें भी हम 2 लोगों को पूरे देश भर से चिन्हित करके उस डूसू इलेक्शन के कोऑर्डिनेशन के लिए दिल्ली भेजा गया। फिर उसके बाद मैं 3 बार महाकौशल का प्रांत मंत्री था, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था। तो कुल मिलाकर छात्र राजनीति में मैं इस तरह से बढ़ता गया। घर वालों ने नहीं बोला कि भैया हमने तो तुम्हें जबलपुर भेजा था पढ़ाई लिखाई करने, तुम नेतागिरी करने लगे? क्या रहा घर वालों का? घर वाले जरूर जब कभी अखबारों में चीजें छपा करती थी, हम संघर्ष करते थे। हमने विपक्ष का भी दौर देखा है, और विपक्ष के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप को जो कहता है कि हम गैर राजनीतिक छात्र संगठन है, उस दिशा पे हम काम करते थे। और जब भी पेपरों में छपा करता था कि फलानी जगह तो इन्हें मूवमेंट किया है, फलानी जगह एफआईआर हो गई, ऐसे 64 मामले मेरे ऊपर लगे। अरे और लगभग 10 बार जेल की भी यात्रा हुई, और साथ में लाठीचार्ज, तो 17 बार लाठीचार्ज हुआ। तो ऐसे लगातार क्रम चलता था। लेकिन कभी कभी जब आता था तब मम्मी पापा लोग कहते थे कि बोले कि, लेकिन उनको एक चीज का ये विश्वास था कि कभी भी ये कोई भी काम करेंगे, कभी गलत दिशा पे काम नहीं करेंगे। हम हमेशा नैतिक मूल्यों को के लिए लड़ते थे, हम सत्यता के लिए लड़ते थे, हम कैंपस के अंदर रैगिंग के विरोध में लड़ते थे, हम एजुकेशन सिस्टम ठीक करने के लिए लड़ते थे, हम रिजल्ट ठीक करने के लिए लड़ते थे, प्रॉपर पीरियड्स लगे, टीचर्स पढ़ाएं, इसके लिए हम प्रोटेस्ट करते थे। कुल मिलाकर हमेशा पॉजिटिव और सही दिशा पे हमने काम किया। इसलिए माता पिता ने भी कभी रोकने का भी काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि एजुकेशन पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और भविष्य की दृष्टि से। डर तो मम्मी को लगा रहता होगा, क्योंकि हम जिस देश में आते हैं वहाँ मम्मियों की भूमिका बहुत अहम है। जो माताएं होती हैं वो बड़ी मतलब बच्चों को लेकर पजेसिव होती हैं कि मेरा बच्चा कैसा। जब 64 मामले एक साथ दर्ज होना, लाठी चार्ज होना, उस टाइम पे मम्मी के फ़ोन का भी नहीं आया, यार कहाँ तुम यार पढ़ने लिखने गए थे और क्या ये डंडे खा पी रहे हो? उस समय एक अच्छी चीज ये हुआ करती थी कि मोबाइल हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था। अरे लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो चिंता करती है, पिताजी चिंता करते थे, बड़ा भाई साथ में ही रहता था। फिर बाद में वो पुणे पढ़ने के लिए चला गया। तो उस समय चिंता तो होती थी, लेकिन उनको ये मैं विश्वास दिलाता था कि आप कभी भी हम किसी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। दूसरा, जो हमारे संगठन के वरिष्ठ थे, वो भी समय समय में परिवार के साथ, जो हम कहते हैं कि एक परिवार भाव, किसी कार्यकर्ता को यदि आपको जोड़ना है और लंबे समय तक उसको अपने साथ चलाना है, तो एक परिवार भाव का वातावरण जो निर्मित होता है, जो हमारे विचार परिवार ने हमको सिखाया है, वो चरितार्थ होते हुए मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौर पे देखा कि कैसे कार्यकर्ता के परिवार के साथ कनेक्ट करके उनको विश्वास दिलाकर और अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम जो कर सकते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही संभव है, और उसी तरह से हम काम करते थे। तो पेरेंट्स को भी ये विश्वास था कि ये खुद और इनके साथ काम करने वाले लोग, इनका डायरेक्शन ठीक है, सही दिशा में जा रहे हैं।
हाँ, इस पे हम फिर से आएंगे छात्र राजनीति पे लौट के, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब आपका जबलपुर आना नहीं हुआ था, स्कूल आपका जो गांव है वहाँ से स्कूलिंग आपकी हुई है, उस समय कैसा रहता था? किस तरीके के दोस्त थे आपके? स्कूलिंग किस तरीके की, जैसे बच्चों की होती है कि क्लास में जाते हैं तो टीचर खुद ही डिफाइन कर देता है, यार तुम पीछे बैठो, बैक बेंचर हो, ये आगे बैठेगा। आपकी कैसी स्कूलिंग रही है? दोस्त क्या थे? किस तरीके की बातें चीतें होती थी उस समय पे? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे ध्यान है हम सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी थे। अरे वाह। और उसी समय रिसेंटली हमारे गांव निवास में वो स्कूल खुला। और हम जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती थी वैसे वैसे सरस्वती शिशु मंदिर आगे बढ़ता था। हम फर्स्ट बैच के विद्यार्थी थे और मुझे ध्यान है एक छोटे से कमरे में हम लोग पढ़ा करते थे। और फिर धीरे धीरे वो स्कूल अब तो बड़ा एस्टेब्लिश हो गया है। और साथ में मेरे पिताजी शिक्षक होने के नाते उनको कविताओं में बड़ी रुचि है और बहुत अच्छा लेख लिखना और ये सब चीजें करते हैं। तो हम पहले से ही 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो मुझे ध्यान है कि हम फर्स्ट क्लास से ही स्टेज को परफॉर्म करते थे। अरे वाह, मतलब शुरू से ही नेतृत्व का गुण था। हाँ, शुरू से ही हम इसको किया करता था मैं। और भाषण देना, ये सारी चीजें, कविताएं और अलग अलग प्रकार के जो पार्टिसिपेंट जिस भी चीजें में हो, जैसे कोई कला का कोई काम है, कोई नाटक प्रतियोगिता है, कहानी है, इन सब चीजों में हम लोग शुरू से इन्वॉल्व रहा करते थे। और मुझे ध्यान है कि मैं स्कूल में भी क्लास मॉनिटर जैसी भूमिका में शुरू से ही रहता था। और बड़ी दोस्ती थी, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। हम सब लोग साथ में बैठ के टिफिन खाना, ये सारी चीजें। तो कुल मिलाकर एक अच्छा वातावरण हमें वहां पे भी मिला और एक बड़ा स्नेह और प्रेम मेरे पूरे गांव का, सब लोगों का रहता था। और मुझे ध्यान है कि जब मैं स्टेज में परफॉर्म करता था, बहुत छोटा था, माइक भी मेरे पास नहीं पहुंच पाता था। तो माइक को पकड़ के जब खींचता था तो मेरे गांव में और मेरे साथ पढ़ने वाले लोग ताली बजा बजा कर स्वागत किया। अरे वाह। ये मेरी मतलब मैं जब चर्चा होती तब दोस्त बताते हैं, माँ बताती हैं, तो तब से लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत सहयोग मिला। और लोग कहते थे कि बोले आगे चल के कुछ अच्छा करना है। और उस समय से ही लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आता। वाह, मतलब बचपन से लेके अभी तक लगातार कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से राजनीति में आए हो। वो छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में दिख जाती हैं वही चलती आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब फिर आपका जबलपुर आना हुआ, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद कोई एक ऐसा आपका यादगार पल रहा हो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद जो आज तक आप ना भूलें, ऐसा कोई इंसिडेंट कुछ अगर याद हो तो? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब मैं जुड़ा, जब हम चुनाव लड़ने लगे, और एक छोटी सी बात से ही जीवन के रास्ते बदल जाते हैं। मुझे ध्यान है कि हम कॉलेज में थे जब चुनाव आया, तो सारे लोगों ने कहा कि अपन लोगों को चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, इलेक्शन। तो मैं उनसे मना किया, मैंने बोला कि उसमें नहीं जाना है और दिशा से अपन दूसरी तरफ जाने लगेंगे। तब हम कॉलेज में, तब मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में नहीं। सिर्फ एक हमारे क्लास के एक सीआर के रूप में एक हमारा मित्र खड़ा हो रहा था। उसने सिर्फ आकर एक बात कही कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं तो चुनाव जीत ही जाऊंगा। तुम लोग हो सके तो मेरे को समय निकाल के मदद करना। अच्छा। इतनी सी बात थी। और जितनी क्लास में बैठे हुए लोग थे, हम 72 लोगों की क्लास थी। जब वो गया तब उसके बाद उसमें से लगभग 60 लोगों ने मुझसे कहा कि अभिलाष भाई, ये तो अहंकार की बात है। मैं तो जीत ही जाऊंगा, इसीलिए अपन को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। वो इतनी सी बात थी और मेरे जीवन का दिशा ही बदल गई। मतलब एक सीआर का जो चुनाव था वो आपका पहला चुनाव था जीवन का। वहां से फिर हमने चुनाव लड़ाया। और प्रचंड बहुमतों से, अरे वाह, हम लोग जीत कर आए। क्लास में सारी क्लासेस से सीआर बनाए, सोशल एक्टिविटीज से रिप्रेजेंटेटिव बनाए, स्पोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव बनाए। और फिर हमने फर्स्ट कैंपस में, उस फर्स्ट बिल्डिंग का, खालसा कॉलेज की जो फर्स्ट बिल्डिंग है महानंदा जबलपुर में, मदन महल के पास, उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट हमने बनाया। वाह। और फिर उस समय से जो धारा चली, विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए
काम। ये वो दौर था ना जब मतलब दिग्विजय सिंह शासनकाल चलता था, और मतलब क्या है कि अभी हम लोग जिस दौर में हैं, मतलब खास तौर पर मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में देखा है, लेकिन अभिलाष जी उस दौर के छात्र नेता हैं जिन्होंने लाठियां भी खाई होंगी। ऐसे कब कब हुआ है जो आपको यादगार हो कि आप किसी चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हो और काफ़ी लाठियां खानी पड़ी हो? कोई ऐसे मूवमेंट, कोई ऐसा आंदोलन आपको याद हो? देखिए, हम जैसे मैंने कहा ना कि हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीजों को लेकर काम करते थे, रचनात्मक दृष्टि से काम करते थे। हाँ। मुझे ध्यान है हम खालसा कॉलेज में जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक बार NSUI के पूरे CRO ने मतलब काफी संख्या में लोग हार गए उनके। हाँ। तो वहां ये स्थिति हो गई कि मारपीट जैसा माहौल क्रिएट हो गया। लेकिन मैं इस बात के लिए कहता हूं कि जब और कई प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स को, जो कांग्रेस की पद्धति भी कि कैंपस के बाहर एंटी सोशल एलिमेंट्स को खड़ा करके कैंपस के विद्यार्थियों पर प्रेशर क्रिएट करना, हम सब लोग 1 इंच भी अपने लक्ष्य से नहीं हिले, और जो हमने तय किया उसका रिजल्ट आया। मुझे ध्यान है दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जबलपुर में खालसा कॉलेज में लगभग 5 घंटे तक जाम लगा था। मेन हाईवे का कॉलेज था। क्या थी वो? वहां पर ये हुआ था कि NSUI हार गई थी। हाँ। और उनके सारे CR उस समय कई लोग उठा कर ले गए अलग अलग जगह। किडनैपिंग हो गई। हाँ। तो जब किडनैपिंग हो गई तो उसके बाद उनके लोग, मतलब किडनैपिंग क्या, वो प्लानिंग से ही वहां से चले गए थे, फिर बाकी सारी घटनाएं भी हुई। हाँ। तो कांग्रेस के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, सारे ट्रक्स, बसेस, सब। अच्छा। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर RS चंडोक जी, मतलब छात्र संघ के चुनाव में इस तरीके की घटनाएं कहानी थी। फिर हम लोगों के ऊपर किडनैपिंग जैसे मामले लगाने का प्रयास किया गया, और फिर उसके बाद वो, हालांकि वो मामला फिर खत्म हुआ। हाँ। लेकिन इतना जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। हाँ। कि पूरी गाड़ियां तोड़फोड़ हो गई वहां पर। हाँ। तो ये एक संघर्ष का मुझे वाकया ध्यान आता है। ऐसे ही हम लोगों ने कॉलेज कैंपस में, एक महाकौशल कॉलेज है जबलपुर। हाँ। जिस कॉलेज में गुंडों ने अपना शासन बनाकर रखा। हाँ। छात्र राजनीति में एंटी सोशल एलिमेंट्स का इतना बड़ा हस्तक्षेप था उस कैंपस के अंदर। हाँ। और मुझे ध्यान है BD शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि बोले इस कैंपस को गुंडों से मुक्त कराना है। यूनिवर्सिटी कैंपस में गुंडों का रास्ता, उसको मुक्त कराना है। हम लोगों को ध्यान है, हमने जब रैगिंग के खिलाफ आंदोलन वहां पर खड़ा किया, इतना लाठीचार्ज हुआ कि हम लोगों के पैर तक टूट गए। और ऐसे ही एक कैंपस में सीता जी और राम के चरित्र जो चित्रण किया गया था, तो कहीं उनको बिकनी पहना, कहीं उनको बर्गर खाएंगे, लक्ष्मण कहते हैं सीता से कि क्या, तो बोले मैं बर्गर खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा। ऐसी सांस्कृतिक चीजों पर हमारे जो साथ में मिशनरी जो स्कूल था, कॉन्वेंट, उसका जो प्रहार था उसके खिलाफ हमने मूवमेंट किया, और जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ। हम लोगों को ध्यान है जब लाठियां बरसी तब हम लोग जब वहां से दौड़े, तो इतने मतलब पैर दोनों घुटने कीचड़ में फंसे हुए थे और पीछे से पुलिस मार रही थी, लेकिन हम संघर्ष कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ऐसे सारे मुद्दे, कभी भी कोई छात्र हित की लड़ाई लड़नी है, ऐसे सारे मुझे ध्यान आता है कि लाठियां तो इतनी खाई हैं कि तबीयत मस्त है। घर वालों का क्या रिएक्शन रहता था जब लाठियां खाते थे? कभी समाचारों में पिताजी देखते होंगे, और उसके अलावा दोस्त जो राजनीति को पसंद नहीं करते होंगे। हर ग्रुप में 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो राजनीति को नहीं करते, यार तू तो ऐसे ही फालतू लगा रहता है नेतागिरी के। तो उन लोगों के क्या रिएक्शन रहते थे जब आप में लाठियां पड़ती थी? उसके बाद मतलब संगठन के लोग तो अप्रिशिएट करते ही थे, लेकिन इन लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ तक लाने में मेरे उन दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है जो पॉलिटिकल नहीं है। नाम ले सकते हैं आप, बिल्कुल। क्या है, पुराने दोस्तों को याद करने में आनंद भी खूब आता है जब भी बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ। जिन लोगों ने, मुझे ध्यान है कि हम दिन भर संघर्ष करते थे, खाने पीने का भी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। भाई पूना चला गया था। हाँ। और जब हम भाई के साथ रहते थे तो भाई का खाना बनाने का डिपार्टमेंट था और बर्तन साफ करने का डिपार्टमेंट मेरे पास। अच्छा। तो लेकिन जब भाई पूना चला गया तब हाँ। मुझे, हम दिन भर संघर्ष करते थे, और मैं बताता हूँ आपको कि मेरे साथ नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी,
इस तरफ के कुछ मित्र रहा करते थे, रात को 2 बजे भी आता था। हाँ। तो 2 बजे भी, तो जब मैं कहता था कि नहीं मैं खाना खा के आया हूँ, तो भी वो नहीं मानते थे। और मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका छात्र राजनीति में खिचड़ी का। वो तो अभी भी मतलब हम लोगों का भी जो छात्र जीवन अभी चल रहा है, तो जब कुछ नहीं होता तब खिचड़ी होती है। तो फटाक से दाल चावल चढ़ा के एक साथ खिचड़ी बन जाती थी। तो रात को 2 बजे 3 बजे खाते थे, सोते थे, फिर सुबह से फिर संघर्ष में लग जाते थे। ऐसे बहुत सारे मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया है, जिसके कारण, क्योंकि मैं ये मानता हूँ किसी भी एक व्यक्ति को किसी बड़े मुकाम में पहुंचने के लिए वो लोग बहुत छोटे हो जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरे बदौलत या मेरे कारण ही, या मैंने परिश्रम करके ये अकेले किया। ऐसी बहुत सारी भावनाएं, ऐसे बहुत सारे लोग जिनका छोटा छोटा प्रयास जो होता है वो आदमी को हमेशा आगे बढ़ाता है। तो मेरे जीवन में ऐसे सारे लोग हैं और मैं आज भी उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञता का भाव रखता हूँ और आभारी रहता हूँ कि उन लोगों ने मेरी उस समय यदि मदद नहीं की तो आज हम लोग इस मुकाम पे या इस दिशा की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि पहले जो माहौल था, उसके बाद से लगातार 2000 के बाद से भाजपा की सरकार बन रही है शिवराज जी के नेतृत्व में, कभी उमा जी के नेतृत्व में, तो उसके बाद क्या अंतर देखते हैं आप? आपका छात्र राजनीति से राजनीति मुख्य राजनीतिक दल में कैसे आपकी एंट्री हुई, क्या पहला दायित्व क्या मिला था, उसके बाद किस तरीके के अनुभव रहे हैं? मुझे ध्यान है मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत मंत्री था। मैं 3 बार महाकौशल का प्रांत मंत्री था। उसमें 21 जिले आते थे, जिसमें सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों को मिलाकर 21 जिले आते थे। और पहली बार मैं सतना में प्रांत मंत्री बना, फिर मैं सिवनी में रिपीट हुआ, फिर तीसरी बार छतरपुर के प्रांत अधिवेशन में मुझे फिर से जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आप देखिए संगठन के बारे में, मैं जब 2 बार अधिकतम लोग बनते हैं, मैं जब छतरपुर के अधिवेशन में पहुंचा तो मैं इस तैयारी से पहुंचा कि अब कोई और प्रांत मंत्री होगा। लेकिन अचानक रात को मुझे बुलाया गया और बोला गया कि आगे अच्छे से और काम करना है। तो मैंने सोचा कि नए दायित्व के साथ कुछ काम मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि बोले कि नहीं, इस बार और प्रांत मंत्री बनकर अगले बार किसी अच्छे कार्यकर्ता को और ढूंढकर बोले इस बार और जिम्मेदारी संभालो और फिर से काम करो। तो मैं तो जीन्स और टी शर्ट लेके गया था, मुझे मालूम था कि अब मुक्त होना है। लेकिन फिर बोला गया तो फिर फटाफट वही व्यवस्था हुई और सुबह शोभा यात्रा में शामिल हुआ। तो इस तरह से जो काम करने का अनुभव हम सब लोगों को मिला है, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस तरह से हम लोगों से काम कराती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 3 बार आप प्रांत मंत्री रहे हैं, और प्रांत मंत्री रहने के बाद जैसे जैसे फिर मेन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में आप आए हैं, तो उसके पहले भी अभी अपनी चर्चा हो रही थी, तब देखा कि उस समय भी आपने लाठियां खाई हैं। क्या मतलब आज के समय में जो मौजूदा परिस्थितियां रहती हैं, क्या मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जब सत्ता होती है तब उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि युवा मोर्चा और युवा नेता तो वही होते हैं जो सड़कों पर उतर के विरोध कर रहे होते हैं। उस समय जो एनर्जी होती है वो सत्ता के साथ काम करने में कितना, आप क्या मानते हैं, कितना डिफरेंस रहता है? हाँ नहीं, मैं तो पहले तो आपका उस सवाल का जवाब दे दूं कि आपने कहा कि युवा मोर्चे में कैसे आए। मुझे ध्यान आता है कि मैं जब प्रांत मंत्री के दायित्व से मुक्त हुआ, उस समय अरविंद मेनन जी यहाँ संगठन मंत्री हुआ करते और प्रभात झा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आप सबने मिलकर और विद्यार्थी परिषद के जो भी लीडर्स हैं सबने मिलकर ये तय किया कि अब इसको युवा मोर्चे की राजनीति की तरफ भेजना चाहिए। तो मैं युवा मोर्चे में आया तो प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, फिर महामंत्री बना, फिर अध्यक्ष तो दायित्व निभाए। लेकिन युवा मोर्चे में जब मैं आया, मैं कहना चाहता हूँ सारे नौजवानों से, जब मैं युवा मोर्चे में आया तो मुझे ध्यान है हमारे जीतू जी राठी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे युवा मोर्चा के। जीतू भाई के साथ मैंने बहुत दम से काम किया। मैं एक बार बैग लेके घर से निकलता था तो मैं 10-10, 15-15 दिन प्रवास करके लौटता। चूंकि महाकौशल में लंबा प्रवास का मेरा अनुभव था, लेकिन मालवा और मध्य भारत में नया मेरे लिए ये सिनेरियो था। तो हम इस दिशा पे मैं खूब काम करता था। कई बार तो जीतू भाई हंसी मजाक में मुझे कहते भी थे कि ये युवा मोर्चे का संगठन मंत्री लेकिन मैं खूब दौड़ता था, बसों में, ट्रेनों में। कई बार तो ट्रेन में मुझे सीट भी नहीं मिली, अचानक से बुलाया गया। मुझे ध्यान है कि मैं उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर लेकर चलता।
टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए रखता था क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पेज होते हैं। तो कई बार ये होता था कि जब रात को लोग सो जाते थे तो नीचे बिछाकर चादर बिछाकर, और 2 चादर हमेशा, एक लोई, एक चादर और टाइम्स ऑफ इंडिया बिछा के, और उस पे सो के भी कई बार हम लोगों ने सफर किया। तो ये मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। जो युवा नेता आज के टाइम पे अपने आप को छोटे से दायित्व और पदों के बाद सोचते हैं कि नेतागिरी इतनी आसान, भाई साहब नेतागिरी इतनी आसान नहीं होती। आपको 64 केस, लाठियां, और उसके बाद ट्रेन में इस तरीके से अखबार बिछाकर सोना पड़ता है। ये वो संघर्ष का दौर रहता है जब आप अपने संगठन के प्रति कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या और किस तरीके की चीजें निकलती थी उस बीच? तो इस तरह से हम लोग जाते थे और क्षेत्र में जाते थे, अलग अलग जगह काम करते थे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी मेरे जीवन में साधन मेरे लिए बाधा नहीं हुआ कि यदि व्यवस्था नहीं है तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। हमको ध्यान है, हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो हम हमेशा उसमें लगे रहते थे कि जैसे हमको जबलपुर से छतरपुर जाना तो हमको बस की आखिरी वाली सीट बस मिल जाए। तो उस वाली सीट को थोड़ी लंबी रहती थी वो, तो उसमें बिछा के सो जाते थे। तो ऐसे करते हुए पूरी रात चलते थे। सुबह कोई कार्यकर्ता आया नहीं आया, आजकल तो बड़ा एक ट्रेंड चल गया है कि जब भी कोई लीडर आएंगे तो बड़ी गाड़ियां लेके लोग पहुंचेंगे। लेकिन हमको ध्यान है कि हमारे साथ कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो साइकिल से लेने मुझे आते। ये कई बार हम साइकिल चलाते थे, उसको बैठा लेते थे, कभी वो बैठा चलाता था, मुझे बैठा लेता। तो कुल मिलाकर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने के कारण ही कभी भी जब अभाव में आप काम करोगे तब आपको अच्छे समय में काम करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन आप यदि किसी प्रभाव से ही काम करो तो अभाव में आप काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे दौर पे भी हमने देखा, कॉलेज में हम लोग चुनाव लड़ते थे, हम लोग 5,000 रुपए खर्च करते थे। कांग्रेस के नेता 5 लाख रुपए खर्च करते थे तो भी चुनाव हमसे हारते। इसलिए ये फाइनेंशियल चीजें या इनसे कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। हाँ, वो प्रभाव दिखाने का कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप यथार्थ में मेहनत करने वाले लोग तो ऐसे बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उखाड़ कर आप फेंक दोगे। ये काम हम सब लोगों ने सीखा है, संगठन ने हमको सिखाया है, और हम लोगों को उसमें बड़ी संख्या में जीत भी हासिल है। आपने बताया कि आप परमानेंट एक थैला आप अपने साथ लेके और प्रवास पे निकलते थे, 10-10, 15-15 दिन प्रवास होता था। ऐसे में व्यक्तिगत जिंदगी का क्या होता होगा? व्यक्तिगत जिंदगी मेरा मतलब ऐसा कि यूथ लीडर हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती, परिवार होते हैं, उसके अलावा वो एक युवाओं का वो भी रहता है कि प्रेम प्रसंग और ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को मैनेज किस तरीके से, क्या रहता है व्यक्तिगत दौर, क्या रहता है राजनीति करते वक्त? देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि हमने अपना व्यक्तिगत जीवन संगठन पे ही काम करते हुए निकला है। और मेरे घर का एक सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर ये था कि मेरे ऊपर किसी चीज का कभी प्रेशर नहीं, कोई जिम्मेदारियां हम लोगों के ऊपर परिवार की दृष्टि से कभी नहीं है। परिवार हर तरह से ठीक था और सारी जिम्मेदारियां मम्मी पापा सब वहन करते ही थे। और मैं आपको बताऊं, हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तब ऐसी कोई कोचिंग है जिसको हमने अटेंड नहीं की हो, ऐसा नहीं हुआ। हम हर कोचिंग में पढ़ते थे और उसकी फीस प्रॉपर घर से लेते थे। तो अब पढ़ने ही जाते थे ना कोचिंग? इतना संपर्क था। जिस कोचिंग में पढ़ते थे उस कोचिंग के टीचर सब लोगों को ऐसे ही पढ़ा देते थे, फीस नहीं लेते थे। लेकिन मैं घर से पूरी फीस लेता था। अरे वाह! वो इसलिए लेता था क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, संगठन मंत्री जी के साथ घूमना है, तो उनके और मेरे भोजन की व्यवस्था, और कहीं कोई काम अवरुद्ध ना हो जाए, फोटोकॉपी करानी है, कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था करनी है, तो उसी फीस से ही मैं मैनेजमेंट का गुण था कि घर से पैसा निकाल के उसको इस चीज में लगा सकते। अच्छा, सीधा पैसा मांगता तो घर से मिल नहीं सकता। बिल्कुल, इसीलिए इसी दिशा पे काम करते थे। हम लोगों को ध्यान है, हम लोग गोधरा कांड का एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे। मेरे को साइकिल पिताजी ने दिलाई थी, उस समय हरकुलस एमटी की साइकिल हुआ करती थी। तो एबीपी के काम करते करते 4 बार मेरी साइकिल आंदोलनों में ही चोरी हो गई। बताइए कि वहां साइकिल खड़ी और हम लोग जेल पहुंच गए। लौट के आए तो
देखे तो दुकान के सामने से साइकिल। जेल 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 शब्द मैं सुन रहा हूँ 3 बार 4 बार आपने बोला, मतलब वो क्या माहौल रहता होगा, क्योंकि सजा का सबसे जो माना जाता है कि न्यायालय के द्वारा भी जेल भेज दिया जाएगा। छात्र नेता थे आप और उसके बाद जेल भेजा जाता था, तो कभी डर नहीं लगा? क्या रहता था पहला जेल जाने का अनुभव कैसा रहा है? आप सुनते रहे होंगे, टीवी में देखा होगा कि यार जेल ऐसी होती है, लेकिन जब गए तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, हमारे जो महानायक रहे, चाहे वो पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खां हो, भगत सिंह जी हो, ऐसे सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करते हुए जेलों की यात्राएं उस समय भी की। और साथ में हम सब लोग जब जेल जाते थे तो बड़ी संख्या में नौजवान हम लोगों के साथ रहते थे। नारेबाजी करते हुए, मुद्दों के नारे लगाते हुए हम लोग जाते थे और खुशी खुशी जाते थे और नारे लगाते थे कि कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देखी है और देखेंगे। और इस तरह से हम लोग संघर्ष करते थे, कभी जेल से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हमको मालूम था कि हम कोई चोरी के मामले में या कोई दूसरे मामलों में तो जेल जा नहीं रहे। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमारे प्रोटेस्ट को दबाने के कारण जो सरकार है वो दबाना चाह रही है। इसलिए जब जब भी सरकारों ने आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया, आंदोलन उतनी मुखरता के साथ खड़े हुए। यही काम हम सब लोगों ने किया। जबलपुर संस्कार धानी में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, मैं तो हॉस्टल में भी रहा हूं, हमने कई कुलपतियों को हटाया, संघर्ष से हटाया। कुलपतियों ने खुद इस्तीफा दिया। एक बार तो पानी नहीं आने के कारण 250 लोगों को लेकर मैंने, आपने 3 इडियट मूवी जो देखी होगी ना, कि जिस तरह से लोग नहा रहे थे और वो दोनों हीरो ना, वैसे में 150 लोगों को लेके मेन बिल्डिंग में चला गया और लोग वाइस चांसलर के चेंबर में, रजिस्ट्रार के, डिप्टी रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट के चेंबर में घुस घुस कर नहा रहे थे और एक ही नारा लगा रहे थे कि पानी दो, हमको क्लास जाना है। अरे और इतना जबरदस्त मूवमेंट हुआ कि उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर 1 घंटे के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपना इस्तीफा उन्होंने देकर दिया। तो ऐसे मूवमेंट भी हम सब लोगों ने किए। ये एक अलग तरीके का माहौल होता है। उसके बाद जैसे आपने इस तरीके के आंदोलन छात्रों के बीच में रह के किए, युवा मोर्चा का कोई एक आंदोलन आपको याद हो कि जिसमें आपको लाठियां पड़ी हो? लाठियां भी ना पड़ी हो, लेकिन यादगार आंदोलन कोई रहा हो युवा मोर्चा के दौरान? युवा मोर्चे में तो मैंने घूम घूम के लाठियां खाई। मध्य प्रदेश में जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, तब उस समय हमने मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार थी, उन्होंने ये कहा था कि हम 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसान कर्ज माफी का झूठा वादा किया था। और एक मैं कहता हूं 15 महीने कांग्रेस की एक ऐसी अंधियारी सरकार थी जो मध्य प्रदेश को विनाश की तरफ लेकर चलने लगी। मध्य प्रदेश लगातार पिछड़ते हुए जा रहा था। सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी, हर तरह से लोगों को झूठ बोला गया था। लाल पीले कार्ड देकर आपने किसानों को मूर्ख बनाकर आपने अपनी सत्ता स्थापित की थी। युवाओं को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया। आपने युवाओं को स्किल्ड के नाम पर बैंड बजाना, ढोल चलाने की आपने ये बात कही थी। ये सारे मुद्दों को लेकर जब मैंने मूवमेंट किया तो मुझे ध्यान है कि हम सब लोगों ने न्यू मार्केट के अंदर 7 घंटे न्यू मार्केट को जाम रखा और बड़ा मूवमेंट था। उस दिन विधानसभा भी चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोपाल भार्गव जी थे, शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे राकेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने उनसे बातचीत की और हमने उनसे आग्रह किया कि हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं जिसको पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ हमने किया। तो मुझे ध्यान है कि मध्य प्रदेश की हर जेल में भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता उस दिन गिरफ्तार हुआ था। हम लोगों को यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, घसीट के पुलिस ले गई और न्यू मार्केट से हम सब लोगों को रोशनपुरा चौराहे से घसीटते हुए पुलिस लेके गई, ले जाके वो जेल में बंद कर दिया। फिर इंदौर के अंदर बड़ा मूवमेंट हुआ, इंदौर के हमारे सभी कार्यकर्ता बंद हो गए। ऐसे हमने कई ऐसे मूवमेंट्स उस समय किए सरकार के खिलाफ। और सरकार घूम घूम के, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर गया, ग्वालियर में लाठीचार्ज हो गया, जबलपुर में आंदोलन किया, वहां लाठीचार्ज हो गया, इंदौर में लाठीचार्ज हो गया। तो पुलिस तो खूब मारती थी, लेकिन मेरा पुराना अनुभव बड़ा अच्छा था लाठियां खाने का, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसकी चिंता होती नहीं थी। लेकिन हम प्रोटेस्ट करते थे, हम डट के मुकाबला करते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। और इसके कारण ये एक चीज ये हुई कि जब विधानसभा चल रही थी तब पूरी विधानसभा के अंदर मैंने देखा युवा मोर्चे के, मैंने वर्षों युवा मोर्चे में काम किया, मैंने पहली बार देखा कि विधानसभा के अंदर युवा मोर्चे के जो हमने बैनर्स बनाए थे, उन बैनर्स को
पहन के विधानसभा के अंदर विधायकों ने इस बात का विरोध किया था कि नौजवान सड़कों पे लड़ रहा है और तुम झूठ बोलकर यहाँ पर सत्ता चला रहे हो। ऐसे बड़े मूवमेंट्स हमारे समय हुए। बिल्कुल। जब अपन इस तरीके के जिम्मेदार दायित्वों पे रहते हैं, आपने विभिन्न दायित्व निभाए हैं, दायित्वों के बीच में कभी व्यक्तिगत समय अपने जो पुराने दोस्तों के लिए देना, कभी चाय की टपरी पे खड़े होकर चाय पी के गप्पबाजी करना, वो समय कैसे निकलता है? उस समय चर्चाएं क्या होती हैं? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मुझे लोग कहते थे कि संगठन मंत्री निकलो। हाँ। तो मैंने अपने जो हमारे वरिष्ठ थे उनने मुझसे कहा कि एक बार संगठन मंत्री निकलो। हाँ। और मैंने उनसे यही निवेदन किया कि भाई साहब, मैं संगठन मंत्री के रूप में काम कर सकता हूँ, पूरा समय देता हूँ। वो यही कहते थे, मैं कार्यालय में भी रहता था, सोता था, हॉस्टल में रहता था। हाँ। तो मैं उनसे ये कहता था कि भाई साहब, मुझे रात को मदन महल चौराहे पे खड़े होने की आदत है। हाँ। और आज भी हम रात को जितने बजे समय मिल जाए, तो हमारा मदन महल का चाय की दुकान फिक्स है। वहाँ सारे दोस्त आते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, गपशप होती है, सारे विषयों को नॉन पॉलिटिकल, दिल से दिल की बात होती है। वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या किस तरीके की चर्चाएं निकलती है? क्या होता है कि राजनीति की भी होती होंगी, लेकिन राजनीति की बातों में उतना दोस्तों के साथ आनंद नहीं आता। देखिए, सब तरह की बात होती है। दोस्त दिन भर की कई विषयों की चर्चा करते हैं, कई पुरानी बातें छिड़ जाती हैं कॉलेज की लाइफ की। हाँ। तो उन सब बातों पे हम सब लोग डिस्कशन करते हैं, चाय पीते हैं। हाँ। और उनके व्यक्तिगत सुख दुख की बातें भी उस प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं। बिल्कुल। कि यदि कोई व्यक्ति के घर पे क्या चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपको यदि लंबे समय तक लोगों से जुड़ाव रखना है तो उनके परिवार से, पारिवारिक रूप से आपका उनका जुड़ाव होना चाहिए। आपके मित्र को ये विश्वास होना चाहिए कि यदि मेरे अच्छे समय पे नहीं, लेकिन यदि कभी बुरा समय आएगा तो ये मेरा मित्र मेरे साथ देगा। ऐसे संबंध आपको अभिन्न, जिसको हम बोलते हैं आत्मीयता, वो आत्मीयता तब होगी जब हम अनौपचारिक रूप से बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो ऐसी आत्मीयता दोस्तों के साथ मिलती है और मुझे बड़ा सुख भी मिलता है। और मैं दिन भर के अपने जितना भी बर्डन होता है, ये सारी चीजें वहां जाके भूल जाता हूं। आपने बताया कि आप जब युवा मोर्चा में भी आए तो प्रवास करते थे, लेकिन अब आप पारिवारिक बंधनों में भी हैं। मैं बता दूं कि भाभी जी जो है अब टीआई हो चुकी हैं। भाभी जी से जब शादी हुई थी तब सब इंस्पेक्टर थी, तो कितना परिवर्तन आया है उसमें कि प्रवास के दौरान भाभी से कभी चर्चा होती होगी। भाभी को कितना पसंद है ये राजनीति और बाकी सारी अन्य चीजें? देखिए, अब जब उनने मुझसे शादी की है तो मैं उस समय नेता ही था। हाँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब शादी हुई। हाँ। और उसका भी बड़ा सहयोग मिलता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मेरी धर्म पत्नी में, कि कभी कभी हम इस बात को कई बार छोड़ देते हैं कि कोई घर आया है तो व्यस्तता के कारण थोड़ा रिस्पॉन्स करने में थोड़ा कमी हो सकती है, लेकिन वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करना, लोगों का सम्मान करना, उनको बैठालना, उनका आदर करना, उनसे बात करना। और कई बार तो ये होता है कि जैसे किसी ने कोई समस्या बता दी तो मुझे बार बार उस कागज को देके दिखाती है कि बोले कि ये वो आए थे और फलाने का काम नहीं हुआ, देखो करना है, इसको करना है। तो एक अच्छा वातावरण। और देखिए, बिना पारिवारिक सहयोग के, अभी तक माता पिता थे, अब पत्नी का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि उसकी भावनाओं की भी चिंता करूँ, उसके लिए भी समय निकाल पाऊँ। लेकिन फिर भी व्यस्तता के कारण समय यदि कम भी मिलता है तो भी उसकी अपनी मेरे प्रति और मुझे मदद करने में वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो वो खुद ही कर लेती है। हाँ। और कभी कोई समस्या बताता है तो उसको बहुत सारा वो ही सॉल्व कर लेती है। वाह। क्योंकि अपने आप में भी वो सक्षम है, अभी ईओडब्ल्यू में पोस्टेड है, तो उस दिशा पे हमेशा उसका मुझे सहयोग और मदद मिलती है। वाह। तो ये तो था पारिवारिक। अब एक और प्रश्न जो मेरा, कि जिस तरीके से आपने मतलब उस समय पे फ़ोन नहीं रखते थे आप, लेकिन समय के साथ फिर फ़ोन परमानेंट साथ में होने लगा। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते होंगे अभिलाष भैया, तो किस तरीके की पोस्ट उन्हें नज़र आती हैं? क्या कोई दोस्त अभी भी ऐसा है जो मीम्स भी शेयर करता हो, या कोई हंसी मजाक की चीज़ें, या फिर पूरे टाइम वही राजनीति वाली चीज़ें निकलती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर जब खाली समय मिलता है तब क्या करना पसंद है? सोशल मीडिया आजकल एक, पहले तो 4 ही स्तंभ लोकतंत्र के थे, अब 5वां भी बड़ा हो गया है। और सोशल मीडिया का अपना एक अलग महत्व है आज के समय में। लेकिन बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में ऐसी भी होती हैं कि कई प्रकार की
अफवाहें, कई प्रकार की ये सारी चीजें, फिर यथार्थ से भी कई चीजें बहुत दूर होती हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में हम सब लोग सक्रिय तो रहते हैं, पूरी टीम हमारी काम करती है, वर्किंग करती है, और जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा माध्यम है जिससे आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो वो सारा काम तो करते हैं, लेकिन उसी बीच में यदि कोई मित्र कुछ भेजता है तो उसको भी देखकर आनंद करके उसको रिप्लाई भी कर देते हैं। मतलब मीम्स देख लेते हैं अभिलाष भैया। जो चीजें जो भेजता है और देखते हैं उसको, जो भी देखने लायक होता है उसको देख लिया जाए। अब हम इंटरव्यू के अगले पड़ाव में, जो अंतिम पड़ाव है, वहां पर चलते हैं। ये तो पूरी गैर राजनीतिक बातें हुई, लेकिन लगातार आपकी सक्रियता को देखकर लोग कहते हैं कि नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के बाद भी इस व्यक्ति में जुनून है, ये लगा रहता है और स्टेशनों का निरीक्षण कर रहा है। आपकी सक्रियता के क्या मायने निकाले जाए? क्या आपकी अभी भी कोई अपेक्षा है कि जबलपुर से कहीं आगामी चुनाव आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवा नेताओं को आगे रख के काम करती है, युवा नेताओं को टिकट देने की बात होती है। आपका कोई मन है या फिर कभी देखा जा सकता है आपको जबलपुर या किसी भी मध्य प्रदेश की सीट से? हाँ, देखिए, जब हम राजनीतिक जीवन में काम करते हैं या किसी अपने व्यक्तिगत जीवन में भी काम करते हैं, तो हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, और उसी के लिए निरंतरता बनाए रखना भी हम सब लोगों का जरूरी भी रहता है। और मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास भी करता हूँ, चाहे जनता की सेवा का विषय हो। जैसे मैंने अपने ऑफिस का नाम ही सेवा सदन रखा, हम वहां पर लोगों की सेवाएं करते हैं। अब तो जनता के बीच में रेगुलरली रहने का समय भी मिलता है, और संगठन का चूंकि काम अभी मेरे पास कम है, लेकिन फिर मैं जनता के बीच में बहुत समय बिताता हूँ। दिन भर सुबह से निकल जाते हैं, रात तक वहीं रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं। और जहां तक राजनीतिक दृष्टि से हर व्यक्ति के अंदर अपनी महत्वाकांक्षाएं होनी भी चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो अभी तक, जैसे अभी जबलपुर में मेयर का इलेक्शन हुआ, तो बहुत सारे लोगों का मत ये था कि महापौर का चुनाव लड़ना चाहिए। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आज पहली बार टीवी के सामने कह रहा हूँ कि मैंने कभी उस दिशा पर कभी सोचा भी। मेरे संगठन के कई वरिष्ठों ने मुझसे कहा, बोले इस दिशा पे करना चाहिए, एक अच्छा वॉइस आ रही है, लोगों की फीडबैक अच्छा है, तुम्हारे काम के प्रति लोगों का भाव अच्छा है, लोगों के विचार अच्छे हैं, तुम्हारे आचरण के प्रति लोग अच्छा से सोचते हैं। लेकिन मैंने कभी उस दिशा पे सोचा नहीं। आगामी समय में संगठन जिस दिशा पे तय करेगा, संगठन जो लाइन देता है, मैं उस पे 100% काम करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कोशिश में होता हूं कि मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूं, दुनिया में सबसे अच्छा काम करने का प्रयास भी करूं। इसीलिए मैं अपना 100% एफर्ट्स काम पे लगाता हूं, और उसी का परिणाम है कि मैंने जब से अपने इस करियर की शुरुआत की है, मैं सिंगल वन डे भी नहीं रुका। निरंतरता मेरे जीवन पे बनी हुई है, और मैं निरंतरता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और संगठन की नजरें, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या हमारा विचार परिवार मात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इस पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जिसकी नजर अपने कार्यकर्ता पे होती है। मुझे ध्यान है, हम जब प्रवास में जाते थे तो हमारे संगठन मंत्री हमको पहले बता देते थे कि अभिलाष तुम वहां होकर आए। तो मुझे आश्चर्य होता था, लेकिन उनका विजन, उनकी दृष्टि अपने कार्यकर्ता पे बनी रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सामान्य स्थिति का कार्यकर्ता भी आगे बढ़ सकता है। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये कांग्रेस के अंदर पैटर्न हो सकता है, लेकिन भाजपा में एक सामान्य परिस्थिति के कार्यकर्ता के रूप से आप यदि काम कर रहे हैं तो आप एक दिन निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। ये बात पार्टी स्थापित भी कर चुकी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न, यदि मौका मिलता है तो क्या जबलपुर की ही कोई सीट होगी, या फिर आसपास का कोई ग्रामीण इलाका होगा, या फिर महाकौशल का कोई और क्षेत्र? कहाँ से आप प्रेफर करेंगे यदि पार्टी आपको आदेश देती है तो? पार्टी मुझे जहां से आदेश करेगी और जो आदेश करेगी, यदि पार्टी कहेगी कि संगठन में काम करना है, संगठन में काम करूंगा। पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं डंके की चोट चुनाव लड़ूंगा। पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी मेहनत, अपने साथियों के बलबूते और संगठन, इन सारी चीजों को मिलाकर 100% जीत कर भी आऊंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता। वाह। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, जब हमारे जो मेहमान होते हैं हम उनसे अक्सर पूछते हैं
कि हमने अपने विचार परिवार के साथ रह के काम किया, लेकिन दूसरे विचार परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं नेता जो प्रभावित कर देते हैं। जैसे अभी कांग्रेस के नेताओं से पूछो तो अधिकांश कहते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके पसंदीदा नेता है। ऐसा यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी में कोई एक लीडर जो व्यक्तिगत तौर पे आपको उसकी कार्यशैली हो सकती है, वक्तव्य शैली हो सकती है, प्रभावित करती है, ऐसा कोई नेता? देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लीडरों की कभी कमी रही है। कांग्रेस में भी अच्छे लीडर रहे और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। जैसे हम बात करें प्रणब मुखर्जी साहब जी, वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जो लोगों को प्रभावित करते थे। फिर कई ऐसे लीडर्स हैं, मैं लीडर्स के बारे में पढ़ता भी हूँ। मैं एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानता हूँ और विवेकानंद के विचार पे काम करता हूँ। और उनकी जो एक टैगलाइन है वो मेरे जीवन की टैगलाइन है कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। मैं उस दिशा पे काम करता हूँ। इसलिए जो अच्छा सीखने का, यदि किसी व्यक्ति में अच्छाई है, वो किसी भी विचार का हो सकता है, लेकिन अपन को ये महसूस होता है कि इसकी इस बात में अच्छाई है और इससे ये सीखने लायक है। मैं फिर कहता हूँ हर लीडर्स को ऑलवेज स्टूडेंट रहना चाहिए, प्रोफेसर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा यदि आप स्टूडेंट होंगे तो सीखते रहेंगे। यदि हम किसी दिन प्रोफेसर बन जाएंगे तो फिर वो हमारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट बनता हूँ और हमेशा अच्छे लीडर से हम सीखने की कोशिश भी करते हैं। प्रणव जी के बारे में जो मेरे विचार हैं, जो मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, जो उनके बारे में सुना, तो मुझे एक अच्छे लीडर के रूप में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इतनी सारी चीज़ें जो शायद ही आज से पहले लोगों ने आपके बारे में सुनी होंगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के सदस्य डॉक्टर अभिलाष पांडे जी, जिन्होंने बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल तन्मयता के साथ बताया कि भाई साहब, अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको अपने शरीर को इतना मजबूत रखना होगा कि आपका शरीर लाठियां खा सके, मानसिक तौर पर आपको तैयार रहना होगा कि आप जेल जा सकें। उसके साथ साथ आपको आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ संगठनात्मक जिम्मेदारियों के प्रति भी सक्रिय रहना होगा। आगे भी हम इस सीरीज में आपको हमारे अगले एक अलग मेहमान के साथ मिलाएंगे, कोई नए व्यक्ति के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।